हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपको मैं बता दूं कि जो मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये एग्जाम में 5 मार्क में पूछे जाते हैं साथ में, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो हमारे जैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हो, और जब तक कि आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे। बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये जो टर्म है बिजनेस, ये कहां से डिराइव हुआ है? तो इंग्लिश में ना एक वर्ड है बिजी, बिजी के ऊपर से बिजनेस आया है। इसका मतलब होता है टू रिमेन एक्टिव या एक्टिव कंटिन्यूअसली, उसको ही हम लोग बिजनेस कहते हैं। अब देखो, जो बिजनेस है ना, वो कैरिड आउट किया जाता है विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। क्या कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऐसा सोचता है कि मेरा लॉस हो? कोई नहीं सोचता। हर पर्सन यही सोचता है, हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि उसके बिजनेस में उसका प्रॉफिट हो, या तो फिर उसकी जो वेल्थ है वो बढ़े। वेल्थ का मतलब क्या होता है? तो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो उसकी इंक्रीज हो। ठीक है, सम टाइम लॉस इज इनकर्ड। बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हो गया है, दो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर भी इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो लास्ट लेक्चर में अपने ने पढ़ा था कि कोई भी एक्टिविटी जो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किया जाता हो, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता हो, पर बिजनेस में लॉस भी हो जाए ना, तो भी इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहा जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी लीगल एक्टिविटी है। लीगल मतलब कि ये इलीगल नहीं है। आपको लीगल मतलब जैसे गुजरात के अंदर आप दारू बेच रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, वो लीगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी होना चाहिए। और हर पर्सन बिजनेस इसलिए करता है कि उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बोलो, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यहां पे टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखी और एक एक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके हेड पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखो, एग्जाम की मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको। आप लोग जनरली जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो इसके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। अंदर आप खुद बना के भी लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स के अंदर, और मैं आज के लेक्चर में जो भी समझाऊंगा ना, वो एक बार अच्छे से सुन लेना और एग्जाम में जाकर के बना के लिख लेना। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तीसरा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फोर्थ है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। फिफ्थ है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। सिक्स्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, और सेवेंथ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, कोई भी बिजनेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना। और अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हो रहा है बिजनेस का, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस लॉस कर रहा है, तो क्या वो आगे कंटिन्यू हो पाएगा? नो, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बिजनेस आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सो प्रॉफिट इज द एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। और जो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? तो जो गुड्स है हम लोग यहाँ पे बेचते हैं, उसकी जो प्राइस है वो हमेशा ज्यादा होती है उसकी कॉस्ट प्राइस से। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मुझे 10 रुपए में पड़ रही है, तो क्या मैं 10 रुपए में बेचूंगा? नहीं, मैं मार्केट में बेचूंगा 20 रुपए में, 30 रुपए में। ठीक है, जिससे मेरे को प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट क्या होता है? जो भी प्राइस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। जैसे अगर आपको बुखार आता है, ठीक है, तो आप कैसे मेजर करते हो अपने बुखार को? थर्मोमीटर से। वैसे ही कोई भी बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट पे। ठीक है, इसलिए इसको बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखो, जो गुड्स और सर्विस है वो बिजनेस में एक्सचेंज की जाती है। यहां पे क्या होता है? जो सेलर है या तो मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स और सर्विस को बेच रहा है, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या किसी से खरीद के फिर बेच रहा है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। गुड्स की बात करें तो या तो मैं खुद बनाऊंगा गुड्स को, या तो किसी से खरीद के फिर बेचूंगा। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, याद रखना आप सभी लोग। देन बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब मेरे को ये बताओ कि इस पूरे दुनिया में दो ही चीज तो बेची जाती है, गुड्स और सर्विस। इसके अलावा बचा क्या? मतलब हर वो चीज जो बिजनेस बेच रहा है वो होता है गुड्स, और अगर कोई सर्विस दे रहा है, मतलब इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है, तो उसको सर्विस कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है,
देन बात करें गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज इन इनविजिबल फॉर्म। अभी मैंने बताया कि गुड्स जो होता है वो फिजिकल होता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट सर्विस को नहीं छू सकते, देख सकते हैं, ठीक है, इनविजिबल होते हैं और इसको एक्सचेंज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो क्या हुआ, गुड्स हुआ, फिजिकल गुड्स हुआ। बट अगर मान लो कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे अहमदाबाद के अंदर टोरेंट है, यूजीवीसीएल है, ऐसे अलग अलग, जीई भी होता है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे वो लोग सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने। थर्ड बढ़ते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहावत तो नहीं है खैर, 1992 स्कैम 1992 जो है उसमें एक कहा गया है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, मतलब हर बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिलता है और साथ साथ में अनसर्टेनिटी भी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। जैसे कौन से रिस्क हो गए, तो मैनमेड रिस्क। मैनमेड रिस्क में आ गया आग लगना, एक्सीडेंट हो जाना या लूटफाट हो जाना, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंस या चेंज इन डिमांड, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो ये काफी सारे एग्जांपल है जो मैनमेड रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज है वो स्ट्राइक पे चले गए, हमारा इन सारी चीजों से हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देन बात करें नेचुरल रिस्क, तो नेचुरल रिस्क के अंदर क्या आता है, तो सुनामी है, अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, इन सबसे भी हमारे बिजनेस का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो इन सबको नेचुरल रिस्क कहते हैं। देन आगे बात करें ऑल दिस रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस, और अगर इसमें से कोई भी रिस्क अगर देखने को मिला ना बिजनेस में तो हमारा लॉस हो सकता है। दैट मीन्स कि हमारी इनकम जो है उसको अफेक्ट करेगा एंड द रिटर्न फ्रॉम बिजनेस बिकम अनसर्टेन ड्यू टू वेरियस रिस्क। हाँ, जितने भी ये रिस्क बताए मैंने, इसकी वजह से हमारे बिजनेस का जो रिटर्न है या प्रॉफिट कह सकते हैं, जो रिटर्न है वो अनसर्टेन हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट ना हो। क्लियर। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी एसेंशियल है, मतलब होता ही हर बिजनेस में। देन बात करें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपको पता है कस्टमर को जब हम सेटिस्फेक्शन देते हैं ना, कंज्यूमर को जब हम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कंज्यूमर जब भी गुड्स और सर्विस को यूज करता है और उस टाइम पे हम उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें तो उसको ही बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और एक और चीज याद रखना, जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है ना वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 इज फॉर्म, नंबर 2 इज प्लेस एंड नंबर 3 इज टाइम। 3 तरह की यूटिलिटी देखने को मिलती है। अब एक एक करके तीनों यूटिलिटी के बारे में आपको एग्जांपल भी देता हूं और समझाता भी हूं। देखो, जब कोई रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स के अंदर, मतलब ऐसे गुड्स में जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, फॉर्म यूटिलिटी हुआ। मतलब कि मैंने उस गुड्स का फॉर्म बदल दिया। जैसे मान लो आपको टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रुई होती है उससे धागा बनाया, धागे से फिर मैंने कपड़ा बनाया और उस कपड़े में से टी शर्ट बनाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉटन का ही पूरा फॉर्म चेंज कर दिया, तो इसको ही क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। देन बात करें व्हेन गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। अगर मान लो कि मेरे को कोई चीज खरीदनी है तो मैं कहां जाऊंगा, जहां पे गुड्स बिकते हैं मार्केट में जाऊंगा, वहां तो नहीं जाऊंगा जहां प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन की जगह है वो अलग है, कंजप्शन की जगह है वो अलग है। तो कोई भी कंज्यूमर को या हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर को या सेलर को जो प्रोडक्शन की प्लेस है वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंजप्शन वाली प्लेस पे ले जाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। बोलो क्लियर हुआ। और कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाके आसानी से खरीद सकता है, बट कब, जब एक सेलर ने उसको प्रोडक्शन की जगह से कन्वर्ट करके मार्केट में जहां पे बिकता है कंजप्शन वाली जगह पे लाया होगा तब। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें, गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो मार्केट में कोई गुड्स की डिमांड नहीं है, मार्केट में गुड्स नहीं खरीद रहे लोग, तो उस टाइम पे उसको स्टोर कर देंगे और जब उसकी डिमांड होगी वो सप्लाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठंडी आ रही है, ठीक है, तो ठंडियों के टाइम में जो है, बारिश के टाइम में एसी जो है वो थोड़ा कम यूज होता है, तो कंपनी वालों ने इतना सारा प्रोडक्शन कर लिया होगा तो वो कहाँ रखेंगे, अपने गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में वो स्टोर करके रख देंगे, और जैसे ही डिमांड आएगी, गर्मियों का टाइम चालू होगा, एसी बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको ही क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़े तो कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। आप लोग एक और चीज याद रखना और वो ये है कि बिजनेस हमेशा रेगुलरली और कंटिन्यूअसली होना चाहिए, तो ये उसको बिजनेस कहा जाता है। और बिजनेस ऑनगोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी है, हर रोज वो चालू का चालू ही रहता है। कोई भी बिजनेसमैन कोई एक्टिविटी करता है परचेज और सेल्स की कंटिन्यूअसली, तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ही उसको हम लोग बिजनेस कहेंगे। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेडर और प्रोड्यूसर है जो एक बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, उसके रहने के लिए, और उसके बाद में उसको अब लगता है मेरे को शिफ्ट हो जाना है कहीं और, तो वो उस बिल्डिंग को बेच देता है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो बताओ ये बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? किसकी बात कर रहा हूं? एक ट्रेडर और प्रोड्यूसर की, जिसने अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनाई और बाद में जाके वो उसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। क्यों? बिजनेस वो होता है जो वो रेगुलर करे, पर यहां पे तो क्या हुआ, उसने एक ही बार किया। हाँ, अगर वो यही चीज को रेगुलर रिपीट करता रहेगा, बनाएगा बेचेगा, बनाएगा बेचेगा, तो उसको बिजनेस कहेंगे। पर उसका बिजनेस तो ट्रेडर और प्रोड्यूसर है, तो बेचना या तो प्रोडक्शन करना उसका बिजनेस हुआ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और ये रेगुलर नहीं था, इसके लिए दैट्स व्हाई सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अ बिजनेस। खाली उसने एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जहां से प्रॉफिट अर्न किया। तो याद रखना, बिजनेस हमेशा कैसा होता है? जो एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अच्छा, आपको पता ही है कोई भी बिजनेस पैसों के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मनी जो है ना, पैसा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता तब तक पैसों की जरूरत होती ही है। सो मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स। देखो, पैसा आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो भी पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल्स को खरीदना, फिर उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, पैसा चाहिए होता है। या तो आप ट्रेडर हो, तो ट्रेडर हो तो परचेस करने के लिए चाहिए, गुड्स परचेस करूंगा फिर किसी और को बेचूंगा। तो पैसा तो कोई भी एक्टिविटी करो, बिजनेस करो ना, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन बात करें नंबर 7, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट करना, मतलब अर्निंग करना, पैसा कमाना, या तो हम कहेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। एंड दो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का होता है प्रॉफिट अर्न करना, एंड मोर देन वन ऑब्जेक्टिव आर एक्सेप्टेड ड्यू टू अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। ऐसे तो बिजनेस जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बट उसके अलावा भी और भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो कस्टमर्स को ध्यान में रख के किए जाते हैं, जैसे गुड्स की अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना, कम प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे देना। ये सारे भी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस जो है वो फॉलो करता है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने टोटल 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, बट उसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी के अंदर हो और आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, रोज पढ़ना चाहते हो हमारे लाइव लेक्चर्स में, तो आप हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे हम आपको 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2999 में। कौन से 4 सब्जेक्ट्स? अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और हमारे यहाँ पे लाइव लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे हम लोग कंडक्ट करते हैं और काफी बच्चे ज्वाइन भी होते हैं, और हम उनके जो भी डाउट्स होते हैं ना, हम लोग हर लाइव लेक्चर में सॉल्व करते हैं। मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर रहेगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन है। जब भी डाउट निकले आप तुरंत हमें डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बैच के फीचर्स है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी आपके पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हो रिगार्डिंग अवर कोर्स, तो हमारी ऐप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे, ठीक है, एज वेल एज माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर पे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, आप यहाँ पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हो ऐप के अंदर भी। और अगर फोन नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, हमारा फोन नंबर 7202012221, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सच बता रहा हूं, अगर आप ये हमारे बैच में ज्वाइन हो जाओगे ना, तो आपका ये वाला जो रिजल्ट होगा फर्स्ट टर्म का या सेकंड टर्म का या फाइनल एग्जाम का, वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो जरूर जुड़िए हमारे इस कोर्स में। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो देखो ऑब्जेक्टिव कितने हैं? तो कोई भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स 2 होते हैं, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं डिटेल में, पर ये हेड पॉइंट याद रखना, 2 होता है इकोनॉमिक और सोशल।
चलो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब इसमें बात की जाती है पैसों की, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हो गया प्रॉफिट। तो देखो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक रीजनेबल रिटर्न उसको मिलना चाहिए। जो भी कैपिटल उसने एम्प्लॉयड किया है, कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है, उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न मिलता है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। और आपको पता है प्रॉफिट ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है प्रॉफिट। और इसको बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी भी कहते हैं और लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। पता है आपको लाइफ ब्लड क्यों कहते हैं? जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी में जो खून है वो सर से लेके पांव तक कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है तब तक जब तक हम मर नहीं जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर भी जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता ना तब तक वो जो खून कैसे गोल गोल घूमता रहता है पूरे बॉडी में जो है वो चलता ही रहता है। वैसे पैसा भी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस को चालू रखना है, बॉडी को चालू रखना है, तो जैसे ब्लड है वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट है, तो ही बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू हो पाएगा। और बैरोमीटर भी कहते हैं, बैरोमीटर का मतलब होता है कि एफिशिएंसी, कौन सा बिजनेस कितना बड़ा है वो किस पे पता चलता है, प्रॉफिट के बेसिस पे। एंड दिस डेज और आज के डेट में एक और कंसेप्ट चला है वो है रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट की जगह पे लोग अब रीजनेबल प्रॉफिट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कस्टमर को लूटोगे तो क्या कस्टमर दूसरी बार आपके पास आएगा? क्या नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं करना है पर रीजनेबल प्रॉफिट करना है, ठीक है। एंड बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, और अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसका बिजनेस यूनिट जो है वो सोसाइटी में फेमस होता है। सब लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई ये सही प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे रहा है, आप सब लोग यहाँ पे ही जाओ, तो पूरी सोसाइटी उससे ही गुड्स खरीदेगी। तो उससे क्या होगा? उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, फेयर प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। देखो ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट का है ना वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, मतलब कि थोड़े समय के लिए होता है और वो रिलेटेड होता है एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस के साथ। अब बात करें तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये ना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। मतलब बहुत सी बार द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में क्या होता है कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है या ऐसे कुछ आइडियाज है जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस की वेल्थ बढ़ाए। अब यहाँ पे वेल्थ मतलब क्या है? तो देखो बहुत सी कंपनी होती है, उनके शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स उनके लिए वेल्थ हुआ। उनकी प्रॉपर्टी है, उनके एसेट्स है, वो सारे उनके लिए वेल्थ हुआ। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब उनके वेल्थ माने जाते हैं, ठीक है। पर एक और चीज ध्यान रखना, बहुत सी बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन का मतलब होता है मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी है, तो मंदी के पीरियड में बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव वो गिव अप कर देता है डिप्रेशन जैसे पीरियड में। तो ये शॉर्ट टर्म हुआ ना कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट हो या ना हो, पर लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी वेल्थ बढ़नी चाहिए, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वो रिलेट करता है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर। मतलब जो भी ओनर है उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, उनकी वेल्थ जो है वो बढ़नी चाहिए। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। और कौन से आते हैं? बिजनेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, मार्केट, अलग अलग मार्केट में एक्सपांशन होना, ठीक है। इंडिया में तो करते ही, फॉरेन कंट्री में जाकर के बेच रहे हो, या बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स है उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होना, या तो फिर एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है हम खरीद ले, ठीक है। तो ये सारे अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमने 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फिनिश किए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखो पहला क्या देके रखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी बिजनेस के लिए कि वो अवेयर रहे, मतलब अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ना अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, उनसे अवेयर रहे। कैसे? तो देखो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में कौन लोग होते हैं या कौन से क्लासेस ऑफ सोसाइटी होते हैं, जैसे ओनर हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस यूनिट के साथ एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। और हर बिजनेस को इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टेक केयर करना है, जिससे इनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको हम लोग उस हिसाब से पेमेंट करें जिस हिसाब से वो काम करता है। जैसे मान लो कि उसकी अच्छी एफिशिएंसी है तो उसको अच्छा पेमेंट करना चाहिए। जैसे मान लो कि जो भी हमारे गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट है वो बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। कस्टमर्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए, उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना है रीजनेबल प्रॉफिट के साथ। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है। क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम उनका पैसा वापस लौटा देना है। क्रेडिटर वो होता है जिनको पैसा देना है, तो उनको टाइम टू टाइम पैसा वापस
लौटा देना होता है, ओनर से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देना है, एम्प्लॉयज को उनके टाइम के हिसाब से जो भी सैलरी है, वेजेस है, वो देना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस को ध्यान में रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव ना सोशल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट के अलावा वाले। ठीक है, एंड द बिजनेस हैज टू अबाइड बाय मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट। बिजनेस को और क्या ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का मेंटेन रखना, कि भाई उसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो। फिर एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयज है उनका वेलफेयर एक्ट, मतलब एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट को फॉलो करना। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सारी चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो आज की डेट में ना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड सम बिजनेस यूनिट्स आर एस्टेब्लिश, और बहुत से बिजनेस इसी वजह से एस्टेब्लिश हुए हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। जैसे एग्जांपल देते हैं खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। एक खादी और कॉटेज इंडस्ट्री का कमीशन बनाया गया है जिनका काम यही है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो बोलते हैं ना कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर है। आगे वाला भी पॉइंट बता रहा हूं, जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर है, ठीक है, या बैकवर्ड एरिया में उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जानबूझ के ये लोग जो खादी और कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं ना, वो वहां पे इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं जिससे वहां के लोगों को काम मिले और वो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता जाए, पैसा वो लोग कमाए। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस स्टार्ट करने का कि वो अच्छा खासा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 3, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। यस, ये भी हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव का है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक देम इजीली अवेलेबल, और हर कस्टमर को वो गुड्स इजीली अवेलेबल भी हो जाए। ठीक है, टू द पीपल ऑफ सोसाइटी के लोगों को, सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स, इसकी वजह से वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई रख सके। ठीक है, द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, यानी कुछ ऐसे यूनिट्स है जो स्पाइसेस जो है वो बना रहे, खाने में यूज होता है, तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करने हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गला लोगों का ना खराब हो जाए या उनको बॉडी में कोई गलत इफेक्ट ना हो, बीमार ना पड़ जाए लोग। फिर फूड प्रोडक्ट्स जो है ये सब पे तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पता है, इसलिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, FSSAI करके है। अगर आप लोग ने कोई भी गुड्स खरीदा हो खाने पीने से रिलेटेड, तो उस पे FSSAI का मार्क होता है, ISI मार्क होता है, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड पता चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम आफ्टर सेल सर्विस। यस, ये अच्छी एक सर्विस हुई कि डिलीवरी करना, एक बार आपने खरीद लिया तो घर तक पहुंचाना। जैसे AC वाले वो डिलीवरी करते हैं, फ्रिज खरीदते हो तो डिलीवरी करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स का इंस्टॉलेशन करवाना, तो ये सारी चीजें ना एक अच्छी क्वालिटी और सर्विस में आते हैं, और ये हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, 5 है, चौथे पे आ चुके हैं अपने। 4th है ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है बिजनेस के अंदर, हमेशा फेयर ट्रेड करना है, मतलब कि सही तरह से बिजनेस को कैरीड आउट करना है। जैसे गलत एक्टिविटीज में क्या क्या आती है, जैसे आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो कोई प्रोडक्ट का, या गुड्स का एक्यूमुलेशन कर रहे हो, इसको ना होर्डिंग भी कहते हैं। होर्डिंग का मतलब होता है कि आपको पता होगा बहुत सी बार ना प्याज का जो प्राइस है ना वो बढ़ जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उसका होर्डिंग करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मतलब बड़े बड़े गोडाउन्स में ऐसा समझ लो कि 50-50, 100-100 करोड़ के प्याज को ऐसे इकट्ठा कर लिया, मार्केट में प्याज ही नहीं है। फिर क्या होगा, प्याज की प्राइस बढ़ेगी ना, तो धीमे धीमे बेचना चालू करेंगे। तो ये गलत चीज है, मार्केट में आप प्राइस को इन्फ्लुएंस करो, प्राइस को बदल रहे हो आप अपने हिसाब से, तो ये गलत चीज है जिसको होर्डिंग है, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स कहते हैं। फिर गलत एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो, ठीक है, केसर का दम, ठीक है, आपने विमल की एड देखी होगी, उसमें केसर की बात की गई है, क्या सच में थोड़ी होता है केसर? तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, गलत एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं करनी है। देन आगे बात करें तो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी भी नहीं क्रिएट करनी। अभी जो बताया ना मैंने वो इसी का एग्जांपल है, आर्टिफिशियल स्केयरसिटी करना, मतलब मार्केट में है पर जानबूझ के लोग होर्डिंग करके ना मार्केट में अवेलेबल ही नहीं कर रहे, जिससे उसकी प्राइस बढ़ेगी और फिर बेचेंगे। ठीक है, फिर बिजनेस यूनिट मस्ट एडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड कस्टमर्स। मतलब हर बिजनेस को ऐसी ही एक्टिविटी करनी है जिससे सोसाइटी और कस्टमर दोनों का डेवलपमेंट हो। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट है अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें 4 देके रखे। नंबर 1 इज टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। बिजनेस की एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करो, जो कि एक टाटा वाले ने की है। ठीक है, देन बात करें टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन की फील्ड में बहुत अच्छा खासा रिसर्च करो, जिसकी वजह से हम लोग
लोग कस्टमर्स को नई नई प्रोडक्ट्स देते रहे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। फिर है टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यस, गवर्नमेंट को हेल्प करो, जो नेशन है उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहो। देन टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज को इंसेंटिव प्रोवाइड करो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम फॉर देम, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स लाओ, ठीक है। तो ये अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जो हर बिजनेस को फॉलो करना होता है। और ये वाला पूरा क्वेश्चन ना एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है, तो आपको पूरा का पूरा ही लिखना होगा। जो मैंने जितने भी 5 पॉइंट बताए ना वो तो लिखने ही है। सोशल ऑब्जेक्टिव के और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे। बोलो क्लियर? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि मीनिंग क्या है बिजनेस का, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है और बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।